हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री में। मैं हूं आप सबके साथ सरिता सिंह। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रहेगा हमारा हरियाणा जनरल नॉलेज का, जिसमें हम हरियाणा के बारे में जानेंगे। आप सबको पता है हरियाणा HPSC है वो उसका किस तरह का पैटर्न होता है एग्जाम्स में। वो सिर्फ वन लाइन या फिर जो वन वर्ड है वैसे क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली जब हरियाणा की बात आती है, हरियाणा जीके की बात करती है तो वही वन लिनियर क्वेश्चन या फिर वन वर्ड क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल लेट्स ब्रिंग द विक्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज के क्वेश्चन है वो सिर्फ 20 रहेंगे। ये एक सीरीज़ है, जैसे आपने इसमें लिखा हुआ है कि ये पहला पार्ट है इसका। तो ऐसे ही हम 20 लेक्चर्स रखेंगे ऐसे ऐसे, जिसमें हम हर रोज़ के 20, 30 या फिर 50 क्वेश्चन है वो डिस्कस किया करेंगे। आज के उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा हम वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर 20 दिन के अंदर अगर हम 30 क्वेश्चन पर डे भी रखते हैं तो आपके हो जाएंगे आराम से। कितने हो जाएंगे? यही 600 समथिंग क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 20 डेज़ के लिए चलाएंगे और पर डे हम 50 क्वेश्चन रखेंगे। अब 20 के हिसाब से पर डे रखा जाए तो हमारे 1000 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसको हरियाणा जीके के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? जो तिलियार नामक पर्यटक स्थल के बारे में पूछा है। तिलियार एक लेक का नाम है, आपको पता होगा, तिलियार झील जिसे हम बोलते हैं। इसमें ऑप्शन दिए जींद, महेंद्रगढ़, कैथल और रोहतक। कौन सा आंसर है? इनमें आंसर है हमारा रोहतक, क्योंकि जो तिलियार झील है ये रोहतक में स्थित है। और रोहतक में कहाँ पर स्थित है? जो दिल्ली वाला हमारा बॉर्डर लगता है ना, उससे 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, 42 किलोमीटर। और ये 132 एकड़ में फैली हुई है। 132 एकड़ में हमारी फैली हुई है। तो कहाँ पर स्थित है? ये हमारे रोहतक में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? अब यहाँ पे हमें इन्होंने भूतेश्वर मंदिर, जो ये मतलब बहुत प्रसिद्ध है और ये काफ़ी प्राचीन भी माना जाता है। अब इसमें ऑप्शन हमारा जींद है, रोहतक है, झज्जर है या पानीपत है। तो ये 4 ऑप्शन आपको आपके एग्जाम में दिए होंगे, इनमें से कोई एक ही आपको ऑप्ट करना है जो सही है। हमने कल नोटिफिकेशन में पढ़ा था, अगर आपका आंसर गलत भी हुआ ना तो जो आपका ठीक आंसर भी होगा ना उसमें 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, वो काट लिए जाएंगे। तो सोच समझ के अपना ऑप्शन चुनना। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा हमारा जींद। जींद कैसे आएगा? वहाँ पे ना एक मंदिर है हमारा और उसके चारों तरफ है ना तालाब है, जिसे हम रानी तालाब के नाम से जानते हैं, रानी तालाब। ऐसा माना जाता है कि जो महाराजा रणबीर सिंह थे, उनकी जो रानी थी, वो एक सुरंग के थ्रू हर रात इसमें नहाने आती थी। मतलब एक सुरंग को पार करके वो इसमें नहाने आती थी और वहीं से पड़ा है इसका नाम रानी तालाब। ये भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, मतलब शिवा बोलते हैं जिसको हम, शिवा, तो उनको डेडिकेटेड है ये। और ये स्थित है कहाँ? हमारे जींद में। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? ये कोरवी है जो ये भाषा है ये किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? अवधी, खड़ी बोली, उर्दू या मैथिली? इसका आंसर आएगा हमारा खड़ी बोली। अब खड़ी बोली कैसे है? जैसे जो आजकल की भाषा है ना, हिंदी भाषा, उसमें सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का इस्तेमाल होता है। ये बात मतलब, वैसे ब्रज भाषा है एक, उसका भी बोली है जो, उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो खड़ी बोली है वो कोरवी, मतलब उसका प्रारूप है इसमें। ठीक है, कोरवी बोली का मतलब कोरवी भाषा में। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा बी। अब फोर्थ क्वेश्चन पे थे, हरियाणा प्रदेश का विज्ञान शहर किसके नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं विज्ञान शहर, मतलब साइंस सिटी। तो इसमें ऑप्शन दिया है रोहतक, सोनीपत, अम्बाला या महेंद्रगढ़। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, ये बात ध्यान से सुनिए। अगर ये चारों ऑप्शन आए हो ना, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आंसर आएगा आपका अम्बाला। इसका आंसर होगा आपका अम्बाला। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि जो 20% हमारा जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनका एक्सपोर्ट यहीं से होता है। ठीक है, अम्बाला से होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी ऑप्शन में मान लिया सोनीपत की जगह गुरुग्राम दे दिया या फिर कहीं पे भी गुरुग्राम दे दिया, अब गुरुग्राम और अम्बाला दोनों ही ऑप्शन आए हैं तो आपको गुरुग्राम चुनना पड़ेगा उसमें से। गुरुग्राम क्यों चुनना पड़ेगा? क्योंकि 2 दिसंबर को है ना,
2 दिसंबर 2020 को हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि वो गुरुग्राम को सबसे पहला हरियाणा का विज्ञान शहर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको अगर अम्बाला और गुरुग्राम दोनों दिया है तो आपको गुरुग्राम ही चूज़ करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कैथल, कुरुक्षेत्र, इसरान और पानीपत। इसमें कुछ भी ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको पता है इसका आंसर आएगा पानीपत। एक और इम्पोर्टेंट बात बता, जो आपके एशिया में जितना भी वो उत्पादन होता है ना, एशिया में जो ऑयल प्रोडक्शन होता है, पानीपत है ना एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग शहर माना जाता है। ये सबसे मतलब जो पानीपत रिफाइनरी सुनी होगी आपने, पानीपत रिफाइनरी, ठीक है, वो जो तेल शोधक कारखाना है वो पानीपत में स्थित है, हरियाणा का। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा डी। अब आते हैं 6 क्वेश्चन में। घग्गर नदी इनमें से नहीं है। इन्होंने पूछा सदाबहार नहीं है, मौसमी नदी नहीं है, दोनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि घग्गर नदी इनमें से नहीं है, क्या नहीं है वो? ठीक है, सॉरी, तो इसका आंसर आएगा हमारा मौसमी नदी नहीं है। ठीक है, ये एक सदाबहार नदी है। अब जैसे एलिमिनेट कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। इसने पूछा दोनों, अब या तो सदाबहार होगी या मौसमी होगी, तो दोनों भी नहीं हो सकती और दोनों में से कोई भी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं बोलते हम। तो इसका आंसर आएगा हमारा मौसमी नदी नहीं है। मौसमी नदी क्या होता है कि जो मानसून होता है ना हमारा, जब मानसून आता है सबसे ज़्यादा तब बहती है ये नदी। तो वैसे तो ये सदाबहार नदी है हमारी, ठीक है, लेकिन इनमें से नहीं है, क्या है वो? मौसमी नदी नहीं है, वो सदाबहार नदी है। ठीक है, तो आंसर है हमारा बी। अब नेक्स्ट पे चलते, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? सामरिक मतलब होता है, सामरिक महत्व होता है स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो इसमें है ये दिखाता है उसके, क्योंकि ना आपने सुना होगा हांसी में ना एक फोर्ट भी है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का हिंदी लिखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ लेना कि पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट है वहाँ पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि हांसी है वो कौन से नेशनल हाईवे पे आता है, तो ये हरियाणा का सबसे जो लंबा नेशनल हाईवे है ना वो है NH9, और ये NH9 पे पड़ता है। ठीक है, याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेता है HPSC। कहते हैं ना वन वर्ड या फिर वन लिनियर ही होते हैं उनके ऑप्शंस। तो आंसर हम देख लेते हैं, अपना आंसर आएगा हमारा बी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब जैसे ये पार्टी है हमारी हरियाणा की, जो एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है रीजनल, एक होती है स्टेट पार्टी, तो ये हरियाणा की स्टेट पार्टी है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी, मतलब इसका स्थापना किसने की थी? वो की थी चौधरी देवीलाल ने, और इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1996 में। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरा जो बर्थ मंथ और जो ईयर है वो अक्टूबर 1996 है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप, चौधरी देवीलाल जी ने की थी इसकी स्थापना। तो आंसर आएगा हमारा 9th है हमारा। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा की किस शहर में है? अब अभ्यारण्य होता है हमारा सेंचुरी, मतलब सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पूछा कि कौन से शहर में है, थानेसर में, कैथल में, मेवात में या पेवा में है? आंसर आएगा हमारा इसका कैथल में। ये सेंचुरी कैथल में है, कैथल में स्थित है, तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के किस जिला में स्थित है? अब जो ये दीनबंधु पावर प्लांट है, ऐसे ना ये इनमें कुछ समझने का नहीं है, ये सिर्फ रटने का है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आएगा हमारा यमुनानगर, ये यमुनानगर में स्थित है। तो आंसर है हमारा इसका सी। 11th में निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? अब जो हमारा हरियाणा का गवर्नर है उसको कौन पद से हटा सकता है, इसने ये पूछा है यहाँ पे। तो भारत की संसद हटा सकती है, मतलब हमारी पार्लियामेंट हटा सकती है, भारत के राष्ट्रपति हटा सकते हैं, मतलब कि हमारे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, हरियाणा विधानसभा हटा सकते हैं, मतलब हरियाणा लेजिस्लेचर हटा सकती है, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये है हमारी पार्लियामेंट, ये है हमारे प्रेसिडेंट, और ये है हमारी स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हरियाणा लेजिस्लेचर। तो इनमें से कौन हटा सकता है? इसका आंसर आता है हमारा राष्ट्रपति, क्योंकि जो ऑफिस के अपना होल्ड करते हैं ये सिर्फ राष्ट्रपति के प्लेजर से ही करते हैं। वो राष्ट्रपति ही इनको अपॉइंट करता है, गवर्नर जो गवर्नर होते हैं, स्टेट गवर्नर्स होते हैं, और ये इनको कभी भी मतलब निष्कासित कर सकते हैं या फिर इनको मतलब
फंक्शन से हटा सकते हैं। तो ये पावर सिर्फ किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और अगर आपको स्टेट, अब बात आती है स्टेट गवर्नर्स की, तो इसको बोलते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो इस ये है ना आर्टिकल 152 से लेके 162 तक, इसके अंदर आती है हमारा स्टेट गवर्नर, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, वो हमारा राष्ट्रपति, केवल प्रेसिडेंट ही उसको अपनी जगह से, मतलब अपने उनके कार्यभार से उनको हटा सकता है। अब हमारा आता है 12th क्वेश्चन, पंचायत के 5 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। जो पंचायत के 5 सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, इन्होंने पूछा है कि कौन उनको चुनता है, नियुक्त करता है। राज्यपाल के द्वारा, जो राज्यपाल है वो करता है, उनको चुनाव करता है उनका। जिला कलेक्टर, जो डीसी होता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं हम उसको। स्थानीय लोगों के द्वारा, जो स्थानीय लोग होते हैं वो करते हैं। या फिर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा। इसका आंसर आएगा स्थानीय लोगों के द्वारा। अब जैसे हमारे गांव में इलेक्शन होते हैं पंचायत के, तो हमें हमारे सरपंच को अगर चुनना है तो हम ही चुनेंगे ना, हम ही वोट डालेंगे, या फिर हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन वोट डालने आएगा, या तो फिर गवर्नर आएगा, कोई नहीं आएगा, हम खुद आएंगे। तो इसका आंसर होगा हमारा सी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिला में स्थित है। अब ये यूनिवर्सिटी है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और उन्होंने पूछा ये हरियाणा के कौन से जिला में स्थित है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़, जितने भी हरियाणा में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी मतलब जो मुख्य कॉलेजेस वगैरह हैं, उनको आपको मतलब याद रखना एकदम अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर है ये मानव रचना विश्वविद्यालय, ये फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा की कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित है। मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं ऑफ स्टेट, इन्होंने पूछा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की, वो किस में निहित होती है, किस में समाहित होती है। इन्होंने एक तो लिखा है इन्होंने सीएम, मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री, एक होता है हरियाणा के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, हरियाणा के मंत्रियों की परिषद, ठीक है, जो स्टेट कैबिनेट होती है, और भारत के राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट है वो। तो किस में होती है एग्जीक्यूटिव पावर, एक स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होती है, वो हमारे गवर्नर में निहित होती है। ये लेजिस्लेटिव पार्ट है हमारे स्टेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी लेजिस्लेटिव पार्ट है हमारी स्टेट का, और ये तो हेड होता है स्टेट का, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर आएगा हमारा राज्यपाल, ठीक है। ये आर्टिकल 153 में है, 3 या 4 इन दोनों में से किसी में है। 153 या फिर 154 में इसको एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनका डिस्कशन किया गया। ये मैंने बताया आपको स्टेट गवर्नर अगर पढ़ना है तो आर्टिकल 152 टू 162 आपको पढ़ना होगा। 152 से लेके 162 तक हमारा जो गवर्नर है राज्य का, राज्यपाल है, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। अब आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। 15 निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की रबी फसल नहीं है। अब दो तरह की फसलें होती हैं मुख्यतः, एक होती है खरीफ, एक होती है रबी। तो इन्होंने पूछा है कि रबी फसल नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं। एक तो होती है ग्राम, जो दालें वगैरह होती हैं हमारी, और दूसरी सरसों पता ही है सबको, जिसको हम हरियाणा भाषा में बरसी भी बोल देते हैं। तो एक होती है गेहूँ, एक होता है गन्ना। तो इसमें हमारा आंसर आएगा गन्ना। गन्ना क्या है हमारा, गन्ना हमारा जून या जुलाई में बोया जाता है, और इसको काटा कब जाता है, इसको अक्टूबर में काटा जाता है, इसको हमारा अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी खरीफ फसल है, खरीफ फसल है हमारी, ठीक है। ये रबी फसल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारा डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना। अब इन्होंने ना ये इस योजना के बारे में, तो आपको ना स्टेट की जो योजनाएं वगैरह हैं ये भी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके तहत हरियाणा में भूमि भूखंडों के पात्र कौन कौन से, मतलब जो इस तरह ये वाली योजना है, इसके जो बेनिफिशियरी है कि उनका बेनिफिट किसको मिलना चाहिए, उसके पात्र कौन कौन है, उन्होंने इसके बारे में पूछा है। एक तो होता है पिछड़ा हुआ वर्ग, एक होता है बीपीएल परिवार, एक होता है अनुसूचित जनजाति, और उपरोक्त सभी। तो इन्होंने पूछा है कि उसके हकदार कौन है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों ही हकदार हैं उसके, तो आंसर है हमारा डी। अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे, हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक कौन है। अब ये भी हमारी एक
पार्टी है, स्टेट पार्टी है हमारी, विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि इसके संस्थापक हैं कौन। श्री राव वीरेंद्र सिंह, श्री ओम प्रकाश चौटाला, श्री भगवत दयाल शर्मा, श्री बंसीलाल जी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा राव वीरेंद्र। जो ये वाली पार्टी है इसकी स्थापना 1968 में श्री राव वीरेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, जिन्होंने मतलब 14 वोटों से ये मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी 12 मतों से, 12 मतों पे। तो आंसर है इसका हमारा ए। अब आते हैं 18 क्वेश्चन पे, 18th। हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है। जो हरियाणा साहित्य अकादमी की ना पत्रिका क्या होते हैं कि एक तो होती है न्यूज़पेपर, ठीक है, एक होती है छोटी, पहले आती नहीं थी छोटी छोटी पत्रिकाएं 16 पेजेस की एक बुक की तरह आती थी वो। ठीक है, तो वो साहित्यिक पत्रिका अकादमी की पत्रिका जो होती है ना हरियाणा की, वो कौन सी है, मतलब हमारा साहित्यिक अकादमी कौन सी है, इन्होंने वो पूछा उसकी पत्रिका कौन सी है। एक तो साहित्य सुगंध है, एक है समकालीन भारतीय साहित्य, सांस्कृतिक प्रतिभा या फिर हरिगंधा। ठीक है, तो ये वाली जो साहित्यिक अकादमी की पत्रिका है ये मुख्यतः पंचकुला में पब्लिश होती है, मतलब प्रकाशित की जाती है। और इसका आंसर है हमारा हरिगंधा, मतलब डी आंसर है इसका हमारा। तो 19th है माता शीतला का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो इन्होंने पूछा माता शीतला। अब इसका मैं एक बता देती हूँ, आपको हिंट देती हूँ छोटी सी कि गुरुग्राम, हिंट क्या आंसर ही दे दिया मैंने। तो इसका ना एक फेस्टिवल आता है, मतलब एक मेला लगता है एक फेयर है, वो ऑर्गेनाइज किया जाता है गुरुग्राम में हर साल। तो ये शीतला माता का मंदिर है वो गुरुग्राम में ही स्थित है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी। अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का माध्यम मुख्यतः कहाँ पर है। अब जैसे हमारे लोग हैं स्पेशली, मतलब मैं शुरू में इसी में कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने आंसर लगा दिया था डी, जो कि मेरा गलत था। अब गलत क्यों था वो मैं बताती हूँ। मैं CBSE से पढ़ी हूँ, 2 बोर्ड होते हैं HBSC, एक होता है CBSE। ठीक है, तो मैं CBSE से पढ़ी हूँ, तो इसका हेड ऑफिस है पंचकुला में। ठीक है, तो मुझे लगा पंचकुला ही होगा, लेकिन इन्होंने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पूछा, मतलब HBSC के बारे में। अब जैसे हरियाणा बोर्ड बोलते हैं, कई क्या बोलते हैं, भिवानी बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भिवानी बोर्ड है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये भिवानी में स्थित है। आंसर है इसका डी। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हम हर रोज़ 50 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। आज के लेक्चर में ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा अच्छे से, और आप सबका धन्यवाद है कि आपने देखा समझा। बस इतना कहना चाहूँगी कि 2 महीने बचे हैं, अपना जमकर पढ़ाई करिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए। 2 महीने में मैं मतलब आई एश्योर यू कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत क्या है कि आपको डट के एकदम कंसिस्टेंसी में काम करना है, एकदम लगातार काम करना है। ये नहीं है कि आज 15 घंटे पढ़ लिए तो कल पढ़े ही नहीं, फिर नेक्स्ट 15 नहीं, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आपको हर रोज़ करना पड़ेगा। और ये चाहती तो मैं हर रोज़ आपकी 1000 क्वेश्चन एक दिन में ख़त्म करवा सकती थी, मैं 1000 क्वेश्चन, लेकिन वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ना आप लोगों को याद रहेगा और ना ही आप लोगों के पास इतना टाइम होता है कि एक क्लास को आप इतनी देर तक देखो। ठीक है, इतनी देर तक कोई नहीं देख पाता एक क्लास। तो बेटर होगा कि हम उन 20 दिनों में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके सजेशंस या फिर कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका समाधान ढूंढने की, या फिर जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब देने की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।